जो आज का जो टॉपिक है वो डाइलेक्ट्रिक है। ये हमारे चैप्टर का आखिरी मेजर टॉपिक आप कह सकते हो। इस टॉपिक को खत्म करने के लिए मुझे टोटल 2 लेक्चर्स लगेंगे। वीडियो नंबर 33 शायद ये वाला होगा और अगला वाला 34, या मतलब 2 लेक्चर, अब पता नहीं कौन कौन सा नंबर है। 2 लेक्चर लगेंगे खत्म करने में। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, और मैं एकदम सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं थ्योरी कराऊंगा इस टॉपिक का कि ये है क्या, सब कुछ एकदम डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप लोग नोट डाउन यहाँ पे कर सको। नोट्स में हालांकि लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि हमें काम की चीज समझ में आ जाए। ठीक है, चलो पहली बात, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। पहली बात डाइलेक्ट्रिक देख भाई, यही सवाल है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, एक सब्सटेंस है जो कि प्योरली मेटल नहीं है, बस इतना है। क्या है वो? प्योरली मेटल नहीं है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एन इंसुलेटर, इट कैन बी सेमीकंडक्टर, इट कैन बी ए वीक कंडक्टर आल्सो, बट इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक नहीं माना जाता। ठीक है, तो हालांकि क्या है, इट्स एन इंसुलेटर और ए वीक कंडक्टर विच डज नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ charges through it but can be polarized through small localized displacement of charges in presence of electric field। इसका साफ साफ मतलब क्या है मैं तुम लोग को एक बार बताता हूँ। याद है जब हमने पहले वो किया था, कंडक्टर को लेकर पढ़ाई किया था, कंडक्टर को लेकर पढ़ाई, डाइलेक्ट्रिक को समझने से पहले डाइलेक्ट्रिक क्या नहीं है, what is not dielectric। I told you conductor full like the best conductor they are not dielectric। तो पहले बेस्ट कंडक्टर जो होता है, जो अच्छा कंडक्टर होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला चीज कि जो कंडक्टर होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। वो फ्रीली होते रहता है, फ्रीली होते रहता है। याद है कि नहीं, ये मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में। नहीं याद तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जाके अच्छे से देखो। तो चार्जेस क्या था, फ्रीली मूव कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे। इनिशियली क्या था, ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्रीली मूव करके पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ इंड्यूस हो गए। इंसुलेटर में सेम चीज होता है, लेकिन जो चार्जेस हैं जितना यहाँ पे आ रहे हैं उतना नहीं आते। यहाँ पे मान ली 100 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, 100 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। 100 आया, 100 फ्री से आ गए। डाइलेक्ट्रिक में वो 100 जो है वो फ्री नहीं है। इनफैक्ट डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस फ्री नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कम ही आ पाएंगे। 10 आएंगे, 5 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, लेकिन 100 से कम आएंगे। इन शॉर्ट ये बात समझ लो, 100 से कम आएंगे, क्योंकि वहां पे चार्जेस फ्री नहीं है। दे आर डज नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस, ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा थ्रू इट। लेकिन कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। अब मान ले मैं एक डाइलेक्ट्रिक लूंगा तो इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपना मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल का कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, कम आएगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ कुछ यहाँ पे आएगा, बट कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होके थोड़ा बहुत पोलराइज हो जाता है ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में थोड़ा बहुत चार्जेस इधर उधर जाएगा। दैट इज द मेन डेफिनेशन। ये बात समझ में आ गई होगी। डाइलेक्ट्रिक जब मैं ये पूरा जब आपको ये बोर्ड जब तक मैं मिटा नहीं देता ना, तब तक आपको डाइलेक्ट्रिक पूरा समझ में नहीं आएगा। ये पूरा चीज एक बार बोर्ड समझाएगा तो आपको डाइलेक्ट्रिक और क्लियरली समझ में आएगा। चलो सेकंड डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार टाइप्स में जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अनुसार, यानी कि किस मटेरियल का बना है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली बात आपका पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हो गया वाटर एग्जांपल हो गया वाटर। ठीक है, तो वाटर कैसे डाइलेक्ट्रिक है देख। पहली बात, वाटर का पता है कि नहीं, उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है, HHO ऐसा शायद मॉलिक्यूल होता है, 2 होता है, यानी कि ये वाला साइड पॉजिटिव एंड ये वाला साइड नेगेटिव एंड, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा होता है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट इसका ऐसा होता है। तो उसी डाइपोल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये मान लो वाटर का एक स्ट्रक्चर है वाटर का, तो इसको मैंने बोला, तो यहाँ पे आपका एक एंड पॉजिटिव होगा, एक एंड नेगेटिव। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, ये एक हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, ठीक है, जो भी है। नीचे में क्या है प्लस, ऊपर में क्या है माइनस, तो ये वाला प्लस ये वाला है, ऊपर वाला माइनस ये वाला है, तो ये एक H2O मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन ये सब रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली क्यों अरेंज्ड है, क्योंकि नेचर भाई, नेचर में क्या होती है, चीजें रैंडमली अरेंज्ड होती है, तो रैंडमली अरेंज्ड है। तो इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। नीचे वाले का मान ले मैं रैंडम करके ऐसे रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो नेट डाइपोल मोमेंट है इसका कुछ, कोई इसका नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो ये खुद से किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ नेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, 0। तो पहली चीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर डू नॉट कोइंसाइड। हमको पता है कि बेटा हाइड्रोजन H2O में
ये दोनों पॉजिटिव सेंटर अलग, नेगेटिव सेंटर अलग, ये अपने को पता है। ईच मॉलिक्यूल हैज इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, हर मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट अपना पूरे ब्लॉक का डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। होल डाइलेक्ट्रिक हैज नो नेट डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 है, तब मान ली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इस डाइपोल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो किस तरफ फोर्स फील करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज किस तरफ फोर्स फील करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डाइपोल अपने को कुछ ऐसा अरेंज कर देगा कि नहीं, पॉजिटिव वाला इस तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव वाला इस तरफ, तो ये वाला पॉजिटिव इस तरफ, ये वाला नेगेटिव इस तरफ, तो पूरा का पूरा खुद को ऐसे अरेंज कर देगा। सिंपल भाषा में ये वाला पॉइंट अगर मैंने ज्यादा फास्ट बोल दिया तो क्योंकि ये मैं पहले कंडक्टर में करा चुका हूँ, थोड़ा स्लो दोबारा बोल देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। मैंने इस डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करके आगे आगे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पीछे पीछे आ जाएगा। अब तुम अच्छे से देखोगे, इसका खुद का एक डाइपोल आ रहा है कि नहीं? इसका खुद, हर मॉलिक्यूल का खुद का एक नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है कि नहीं? तो अभी पूरे डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइपोल मोमेंट आया है, पूरे डाइलेक्ट्रिक का एक डाइपोल मोमेंट आया है। अब देखो, दे आर वीक कंडक्टर। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? दे आर वीक कंडक्टर, ऑब्वियसली इट्स अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज ए वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का ब्लॉक बेटा, अब बोलोगे सर वाटर तो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है। वाटर स्ट्रॉन्ग कंडक्टर नहीं है बेटा, कॉपर हो गया स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। वाटर के पास इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये बात हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड सम चार्जेस, और बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सम चार्जेस आर इंड्यूस्ड। कुछ चार्जेस इंड्यूस हुए इधर उधर, एंड दस इंड्यूसिंग डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल मोमेंट से इंड्यूस कर दिया है। समझ में आया कि नहीं सिस्टम का? नेक्स्ट देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा टाइप डाइलेक्ट्रिक। ये आपका मान लो कोई भी आपका न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल होता है, हीलियम हो गया, या कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस हो गया जो कि काफी डेंस है, उस टाइप का। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, ईच मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है वो ऐसे हैं, उनका पॉजिटिव सेंटर बीच में है और बाहर में नेगेटिव सेंटर, नेगेटिव का क्लाउड है। जो नेगेटिव चार्जेस है उनका क्लाउड है, जो कि नेचुरली हमारा मोनो एटॉमिक सब्सटेंस में होता है। मोनो एटॉमिक सब्सटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी मोनो एटॉमिक, जैसे कि हमने मान लो उसका लगा दिया सिलिकॉन का एक ब्लॉक या क्यूबॉइड, सिलिकॉन का एक क्यूबॉइड मैंने लिया, एक स्ट्रक्चर लिया, तो उसमें क्या होता है, सिलिकॉन SI बीच में होता है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अभी इसका कोई नेट डाइपोल मोमेंट है क्या? कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? 0। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए पूरे नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का वो भी 0 है, वो भी 0 है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा पॉजिटिव वाला, ये जो था, जैसे इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊंगा, ये पॉजिटिव थोड़ा इस तरफ खिसक जाएगा और नेगेटिव थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो वही किसी को मैंने ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो ये ऐसा हो गया। अब इन शॉर्ट, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुद्दे की बात ये है, इनिशियली इसका भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब इसका भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था और इसका भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसका भी डाइपोल मोमेंट बना और इसका भी डाइपोल मोमेंट बना। डाइपोल मोमेंट अगर कठिन शब्द लगता है तो ऐसे बोलो कि चार्जेस इंड्यूस हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। आप ये बोलो चार्जेस इंड्यूस हो गए अगर आपको डाइपोल कठिन शब्द लगता है तो इन शॉर्ट, पोलर और नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सेम बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सेम बिहेव कर रहे हैं। तो दोनों को अलग से पढ़ने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। तो दोनों को हम साथ में ही पढ़ेंगे। तो whenever I say डाइलेक्ट्रिक, इट कैन मीन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग थ्योरी में बस इसका काम है पोलर नॉन पोलर। एग्जाम में अगर आएगा डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, बस इतना ही। बाकी हम डाइलेक्ट्रिक की जो भी स्टडी करते हैं वो सबके लिए सेम है, पोलर नॉन पोलर सबके लिए सेम है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो फाइनली हम लोग डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं रैपअप करूंगा तो कैसे रैपअप करूंगा? कंडक्टर क्या होता है? फ्री चार्जेस होते हैं, मूव कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक फ्री चार्जेस नहीं होते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो चार्जेस थोड़ा बहुत मूव करके डाइपोल मोमेंट बनाएगा। ये चार्जेस थोड़ा बहुत मूव करके इंड्यूस चार्जेस क्रिएट करेगा। समझ में आया कि नहीं? यही है डाइलेक्ट्रिक, यही है इसका थ्योरी। और आई होप समझ में आ गया
हो गया भाई, समझ में तो आ जाना चाहिए। अब तो बच्चों अभी हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, थोड़ा सा हम मैथमेटिकल स्टडी करेंगे, कुछ कठिन नहीं है, सिंपल सी चीज है। पहले मेटल के बारे में पढ़ते हैं। मेटल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है डाइपोल पढ़ने से पहले, क्योंकि मेटल से हम चीजों को रिलेट कर पाएंगे। पहली बात, मान लो मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मान ले 10 यूनिट्स लगा दी मैंने, ठीक है। तो अंदर चार्जेस क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहेगा। सिंस मेटल है, फ्री चार्जेस है, तो मूवमेंट बिंदास हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव काफी सारा आ गया, पॉजिटिव काफी सारा आ गया। तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना भाई, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना। अब मान ले अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन के ये 7 हो गई, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ 7। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इस तरफ 10 है, इस तरफ 7 है, तो अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बेटा, 3। अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बेटा, 3। कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अंदर में मान ले एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, फ्री है दोनों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, टुवर्ड्स राइट। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ पुट करेगा, टुवर्ड्स राइट। और किस डायरेक्शन में पुट करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी चार्ज किस तरफ जाता है, जिस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है भाई, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो अच्छे से देखेगा तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए, उसी तरह जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बन रहा है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के लिए बन रहा है। अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 7 था, किसके लिए था, इन चार्जेस के लिए था। लेकिन ये चार्जेस तो बढ़ गए अभी, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के 8 हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया कि नहीं, क्योंकि 10 - 8 2 हो गया। तो ये सेग्रीगेशन कब तक चलता रहेगा, ये सेग्रीगेशन कब तक चलता रहेगा। अभी थोड़ा और फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज थोड़ा और इस तरफ जाएगा, थोड़ा और इस तरफ जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती। क्योंकि जैसे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, तभी अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चार्जेस और सेग्रीगेट नहीं हो सकते। समझ में आया, क्योंकि कंडक्टर के पास तो वैसे ही इतना सारा चार्ज है कि तुम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो भागना शुरू कर देता है। तो भागना कब रुकेगा उसका, कब भागना रुकेगा, जब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगी, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं। तो कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई आई। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, इसमें ई आई इक्वल टू ई नॉट, दैट इंप्लाइज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा अंदर में 0। और ये पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। वो चलो पिक्चर यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है डाइलेक्ट्रिक के पास कि उसके पास फ्री चार्ज नहीं है। जैसा कंडक्टर ना बिंदास बिखरता रहता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो हम लोग थियोरेटिकली बोलते हैं बहुत सारा चार्ज उसके पास। डाइलेक्ट्रिक के पास वैसा नहीं है, डाइलेक्ट्रिक के पास चार्जेस लिमिटेड अमाउंट में है। और लिमिटेड मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे चार्ज भागना शुरू करती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में प्रॉपर उनका बॉन्ड वगैरह होता है जिसकी वजह से वो फ्री नहीं हो पाते। तो फ्री नहीं हो पाते तो कुछ कुछ चार्ज फ्री होते हैं, कुछ कुछ चार्ज जाएंगे, कुछ कुछ चार्ज यहाँ पे गए, कुछ कुछ चार्ज यहाँ पे गए, और नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे। और अगर तुमको चार्ज सेग्रीगेट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये वाला और थोड़ा बहुत सेग्रीगेट होंगे। खैर वो सब चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बस ये बोलते हैं, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाई, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाई, जिसकी वजह से थोड़े बहुत चार्जेस यहाँ पे आए, थोड़े बहुत चार्जेस यहाँ पे आए, तो थोड़ी बहुत अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, थोड़ी बहुत अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। तो अपने को इतना पता है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कम होगी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से। डाइलेक्ट्रिक में हमेशा 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 ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले 10 है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले 2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, टुवर्ड्स राइट। कितना, 8। और वी कैन से ई नेट, ई नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई नॉट माइनस ई आई। ये बात समझ में आया कि नहीं, ई नॉट माइनस ई आई। अब मेरी एक बात सुनो, अब ये बोला गया कि जो डाइलेक्ट्रिक के पास ज्यादा चार्जेस होगा बांटने के लिए, जो डाइलेक्ट्रिक ज्यादा पोलराइज हो पाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक ज्यादा चार्जेस बांट पाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो ज्यादा बांट पाएगा तो उसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जो डाइलेक्ट्रिक ज्यादा बांट पाएगा उसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर डाइलेक्ट्रिक होगा। यानी कि जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करता है वो ज्यादा मजबूत डाइलेक्ट्रिक है, और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं। देख, डाइलेक्ट्रिक कैसे जाना जाता है, डाइलेक्ट्रिक जाना जाता है कि वो कितना चार्ज दे सकता है। जो डाइलेक्ट्रिक कम कम चार्ज दे सकता है, जो डाइलेक्ट्रिक कम कम चार्ज दे सकता है उसको तो वीक डाइलेक्ट्रिक मानेंगे ना भाई, और जो ज्यादा दे सकता है उसको स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक। तो जो ज्यादा देगा
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल वाली भी स्ट्रांग होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो भैया जिसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग वो ज्यादा बढ़िया डाइलेक्ट्रिक, समझ में आया कि नहीं, वो ज्यादा बढ़िया डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया, देख डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन ऐसे किया E नॉट बाई ई नेट। इसको ऐसे मत याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, ऐसे बोला गया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किस चीज से डिवाइड करूं जिससे कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। सुनो अच्छे से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, यानी कि अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे चाहिए, तो मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किस नंबर से डिवाइड करूं। अब इसका मैं थोड़ा फील देता हूं तुम लोग को, इसका थोड़ा फील देता हूं, इधर देखो थोड़ा फील आप लोग को देता हूं। तुम पहले यहाँ पर ई नॉट थोड़ा फील देता हूं, इसको बड़ा डिफाइन वैज्ञानिक लोग ने ऐसा किया और इसका जो यूज है ऐसे डिफाइन करने का वो हमें आगे मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ी बहुत तेरे को मैं फील दे रहा हूँ। फील क्या है, अगर मान ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा चार्जेस सेग्रीगेट होंगे। अपने को बेसिक नॉलेज जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रांग है तो ज्यादा चार्जेस सेग्रीगेट होंगे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बोल सकते हो वो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा होगा। अच्छा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम ना, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यानी कि ई नेट क्या है, कम। अच्छा, ई नेट कम है तो खुद एक बार बता तेरा, अब इस इक्वेशन में देख, इस इक्वेशन में अगर के की वैल्यू ज्यादा है, तो ई नेट की वैल्यू क्या है, कम है ना भाई। तो देख हमने कितना सारा स्टेप्स था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो चार्ज का सेग्रीगेशन ज्यादा, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो ई नेट कम। हम लोग कितना घूम फिर के यहाँ पे है, लेकिन ये फॉर्मूला में डायरेक्टली बता देता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कम। बस ये बात दिमाग में रखना है। तुमको दिमाग में क्या चीज यहाँ पे पॉइंट रखना है, हो सके तो लिख भी सकते हो। पहला पॉइंट ये कि जितना बढ़िया डाइलेक्ट्रिक उतना ज्यादा चार्ज वो बांट सकता है, जितना बढ़िया डाइलेक्ट्रिक उतना ज्यादा चार्ज वो बांट सकता है और उतनी ही अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना है ई नॉट को, यानी कि ई नॉट डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर विल गिव अस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्टकट चीज है वो। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये चीज लिखो, इसके बाद में आप लोगों को और भी चीजें बताता हूँ। तो बच्चों मैं एक चीज बताना भूल गया था, उसके पहले मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। मेटल और एयर, इन दोनों का मैं केस लिया, और ये दोनों केस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम है। पहला एक्सट्रीम क्या है, मेटल कैसा एक्सट्रीम है, मेटल के पास इतने फ्री चार्जेस है कि वो बांट सकता है बहुत ज्यादा। और हवा या वैक्यूम, इसको हवा कहने से अच्छा वैक्यूम कहना ज्यादा सही रहेगा। वैक्यूम चार्जेस है ही नहीं, बांटेगा क्या। तो इसके पास अनगिनत चार्जेस, इसके पास चार्जेस ही नहीं है, तो ये तो एक्सट्रीम हो गए। इन दोनों की स्टडी थोड़ा करते हैं हम। मेटल के केस में अपने को पता है कि मेटल के केस में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो मेरे को एक बात बता, तेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल को किस नंबर से हम डिवाइड करें। अगर ई नॉट 0 है तो के की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। के की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इसमें हवा में तो बेटा चार्जेस सेग्रीगेट होंगे ही नहीं, चार्जेस सेग्रीगेट नहीं होंगे, मतलब ये पिक्चर यहाँ पे मिटा दो, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि जो अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। खुद सोचना भाई, हवा के मतलब वैक्यूम में बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, हवा वैक्यूम में भी तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, क्योंकि कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका बेटा ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो ई नॉट और ई नेट सेम, यानी कि के इक्वल टू क्या आ गया, 1। यानी कि देख के इक्वल टू 1 हवा के लिए, वैक्यूम या हवा देख एक ही बात है। हम लोग हवा भी क्या मानते हैं, हवा में ये मानते हैं कि एयर मॉलिक्यूल इतने दूर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस में पढ़ चुके हैं, इतने दूर है कि कोई इफेक्ट नहीं होता और उसमें चार्ज पोलराइजेशन भी बहुत कम होता है, वो सब इग्नोर करो। हवा या वैक्यूम की बात करेंगे तो के की वैल्यू कम, यानी बहुत कम। के की वैल्यू क्या, मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। बहुत बच्चे बोलते हैं 0 पॉसिबल नहीं है बेटा, के की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। के की वैल्यू मिनिमम क्या पॉसिबल है, 1, मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, इन्फिनिटी। यानी कि के की वैल्यू 1 कब होगी, वो होगी वैक्यूम में, यानी कि तब चार्जेस मिनिमम सेग्रीगेट होंगे या होंगे ही नहीं इन शॉर्ट, यहाँ पे चार्जेस मैक्सिमम सेग्रीगेट होंगे, इसलिए के की वैल्यू क्या बताई गई है, इन्फिनिटी। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि के की वैल्यू फॉर एनी मटेरियल विल लाई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। वाटर के लिए शायद 80 होता है, 80 होता है वाटर के लिए, याद रखने का जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा।
ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करती है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर तुम डायमेंशन बोलोगे तो के का वैल्यू क्या है? के का फॉर्मूला क्या है बेटा? के क्या है? ई नॉट बाई ई नेट। क्या होगा डायमेंशन? नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। नोट डाउन कर लो भाई। हाँ तो बच्चों, जो ये वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार्जेस इंड्यूस्ड इन फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहली बात मैं समझाता हूँ कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा चार्जेस सेग्रीगेट होंगे। लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे कि के की फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के की किसी भी एक वैल्यू के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज सेग्रीगेट होगा। व्हाट इज द पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। कैसे करेंगे? देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर का प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों को लगा के रखा है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट या सिग्मा ओ मतलब आउटसाइड, आई मतलब इनसाइड। यहाँ पे सेम माइनस व्हाटएवर अंदर चार्जेस सेग्रीगेट हुए, तो यहाँ पे भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा? सिग्मा आई। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा आई। ये वाली नेगेटिव में, ये वाली प्लस में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले ही बता चुका हूँ, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, दैट विल बी नोन एज ई आई। ई आई कितनी होगी बेटा? इनका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा आई। तो सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, ये उतना चार्ज जमा नहीं कर पाया होगा, उतना चार्ज जमा नहीं कर पाया होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, बाहर वाली ज्यादा है। तो अंदर में बाहर वाली भी जा रही है, अंदर वाली भी आ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाहर वाली माइनस अंदर वाली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है। और ई नेट की वैल्यू क्या है बेटा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हमको पता है व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक्सटर्नल को के से डिवाइड करना चाहता है कि नहीं? याद है कि नहीं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्सटर्नल को के से डिवाइड करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसको के से डिवाइड करो, सिग्मा नॉट बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा नॉट बाई के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हर जगह से कैंसिल हो गया। अच्छे से देखोगे तो सिग्मा आई आपका आ रहा है सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 बाई के आई गैस। ठीक है। अच्छा, सिग्मा आई क्या होता है? ये फॉर्मूला बनता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों तरफ एक बार एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर ही दे। सिग्मा आई अच्छा, ये तो तुम लोग को पता है, तभी मैं लिखा देता हूँ। सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाई के। ये वैसे भी ड्राइव हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। इस चीज को आप लोग लिख लो, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से भी ड्राइव कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी ड्राइव हो जाता है। क्यों? ई नेट क्या है बेटा? ई नॉट बाई के। इस स्टेप से भी ये वाला स्टेप ड्राइव हो जाता है, कोई बात नहीं, वो मैंने लिखाना भूल गया था, तो लिख लो। अगला चीज जो है, जो काम का चीज है, वो ये है, व्हाट इज सिग्मा आई? सिग्मा आई इज चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। अब ऐसा मान कि कैपेसिटर का जितना एरिया, डाइलेक्ट्रिक का भी उतना ही एरिया। जनरली अगर हम डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली इंसर्ट करते हैं तो ऐसा ही होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा बेटा? चार्ज आउटसाइड बाई ए। ये क्यू ए क्या है? जब कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करेगा ना बेटा, जब कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करेगा तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया? बैटरी ने कितना चार्ज दिया? क्यू नॉट। समझ में आया कि नहीं? बैटरी ने कितना चार्ज दिया? क्यू नॉट। और क्यू आई क्या हुआ? जो इंड्यूस हुआ अंदर में, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यू आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा? क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई के। आई होप समझ में आया होगा। आई होप समझ में आ गया। पहली बात लिख लो इन चीजों को, मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। एक बार बता, वही फिर से नाम क्या है? हवा और लोहा का पढ़ाई कर लेते हैं। हवा मतलब वैक्यूम या एयर, जो बोलना है बोल लो भाई। हवा मतलब वैक्यूम नहीं होता, वैसे हम फिजिक्स में तो भैया वैक्यूम और एयर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सेम मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया मैटर। ये मैं बता, वैक्यूम में पहले फालतू चीजें छोड़, दिमाग लगा। वैक्यूम में कोई इंड्यूस चार्ज होगा? भाई वैक्यूम में है ही नहीं कुछ, क्या चार्ज इंड्यूस होगा? तो कोई चार्ज इंड्यूस हो नहीं सकता। यानी दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर वैक्यूम होगा तो कोई चार्ज इंड्यूस हो नहीं सकता। यानी कि क्यू इंड्यूस शुड बी जीरो। एक बार देखते हैं फॉर्मूला में डाल के। क्यू आई का फॉर्मूला क्या है बेटा? क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई के। के की वैल्यू क्या होती है वैक्यूम या एयर के लिए? 1।
आंसर देख, जीरो आ रहा है कि नहीं। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एलसीएम ले लेते हैं सर, 1 लेके करना है, कर सकते हो बेटा, लंबा करना है। अगर एग्जाम में ऐसा करोगे तो बेटा कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। मेटल की बात अगर हम लोग करते हैं, मेटल में ये बात बता भाई, चार्जेस फ्रीली सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो जितना चार्जेस चाहेगा उतना दे सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर 100 कूलम चार्ज है तो यहाँ भी 100 कूलम आना चाहिए। यानी कि मेरे हिसाब से सिर्फ मेटल फ्रीली चार्ज बांट सकता है, तो जितना चार्ज बाहर है उतना चार्ज अपने में लाने का कोशिश करेगा। तो क्यू नॉट क्यू आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू नॉट, ये होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, क्यू आई इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई के की वैल्यू क्या होती है बेटा मेटल के लिए, इनफाइनाइट। पुट कर, ये 0 हो गया, क्यू आई इक्वल टू, मैथमेटिकली भी आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब मान ले जैसे बचकाना सवाल पूछता है, बोल देगा कि ये बेटा वाटर है, ये क्या है, वाटर है, बोल देगा कि यहाँ पे 160 कूलम चार्ज था, 160 कूलम चार्ज था, प्लस में यहाँ पे माइनस 160 कूलम, तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। बता भाई कैसे निकालेगा, इंड्यूस चार्ज क्या होता है बेटा, क्यू नॉट कितना है, कितना एक्सटर्नल चार्ज है 160 कूलम, 1 माइनस 1 बाई के की वैल्यू क्या है बेटा 80, के की वैल्यू क्या होती है 80, मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले वाटर का, नहीं पता तो अभी जान लो के की वैल्यू 80 है। ठीक है, सॉल्व कर इसको, यह आएगा 280 माइनस 1, ये बेटा कितना हो गया 2 इंटू 80 माइनस 1 कितना होता है, 80 माइनस 1 कितना होता है 79, 158 कूलम, 158 कूलम यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह से सवाल आते हैं कि बोल देगा कि वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, यहाँ पे हमारे पास 160 कूलम बैटरी ने प्रोवाइड किया, तो डाइलेक्ट्रिक खुद से कितना प्रोवाइड करेगा। बच्चे कंफ्यूज, क्या पूछ लिया है, दिमाग में होना चाहिए भाई। ठीक है, दिमाग में फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, और फॉर्मूला अगर नहीं भी रहता ना, मैं तो बोला फॉर्मूला को याद मत कर, तेरे को बस क्या याद रखना है तेरे को कि भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर चाहिए तो एक्सटर्नल को कैसे डिवाइड कर दो, बस इतना आ गया ना भाई, बस कुछ नहीं है। इसके बाद डेरिवेशन बचकानी चीजें हैं, बस इतना तेरे को दिमाग में रखना है। इतने से मैं तो इतना ही दिमाग में रखता हूँ, इससे मेरे सारे काम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, तो इतना दिमाग में रखो, हो जाएगा। लिख लो बेटा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, याद है कि अगर कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है असलियत में, यहाँ पे उसको आपको, तो यहाँ पे डेरिवेशन मिलेगा आपको उसका। स्टार्ट करते हैं, ये कैपेसिटर है जिसके प्लेट में चार्जेस Q माइनस Q है, प्लेट सेपरेशन D है, इन दोनों बीच के प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, आएगा बाद में। पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट है। तो अपने को पता है कि अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट है तो E नेट मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के। अभी देखो ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ यार, ठीक है। अब ये बता व्हाट इज द, अच्छा E नॉट क्या होगा, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और के का के सिग्मा नॉट क्या होता है बेटा Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा नॉट का Q नॉट बाई ए और एप्सिलॉन नॉट के तो आई गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये तो पढ़ा चुका हूं बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। ये याद नहीं है तो ऐसा देख ले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी बाई व्हाट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी क्या है, व्हाट इज डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों बीच का प्लेट का। अब मैंने बोला कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि डेल्टा वी है, उसको सिंपली वी से रिप्रेजेंट करो। और डेल्टा आर यानी कि चेंज इन पोजीशन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वी बाई डी इक्वल टू ई हो गया। अब बोले कुछ बच्चे बोलेंगे सर आगे नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है। अब नेगेटिव का क्या मतलब, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, वो तो हमें पता ही है, हमें तो मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है, इसलिए नेगेटिव को यहाँ पे कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अपने को पता है। चल देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बाई डी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है Q नॉट, वो तो यहाँ पे लिखा है वी बाई डी, Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो एक बात मेरे को बता, V तेरा आ गया, Q नॉट बाई वी कर दे और बाकी सब कुछ इस तरफ लेके चले जा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, व्हाट इज Q बाई वी, कैपेसिटेंस। Q क्या है, अरे मैं Q सॉरी कैपिटल स्मॉल q में बड़ा गड़बड़ कर देता हूँ यार। व्हाट इज Q नॉट, चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, व्हाट इज B, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है बेटा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो है व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटेंस। यूज क्या है कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का ये यूज है, सुनो अच्छे से। पहली बात तो वो, अगर एक कैपेसिटर बीच में लगाओगे तो वो दोनों साइड के प्लेट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो लगा होगा बकवास बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोनों कैपेसिटर प्लेट्स को जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के साथ लगाते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्ट, लिख लो। व्हाई यू यूज डाइलेक्ट्रिक? पहला पॉइंट सपोर्ट, दूसरा पॉइंट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। ये बात बता, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू, के की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक, है ना? तो के की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होगी ना भाई। तो कोई कैपेसिटेंस हवा में एप्सिलॉन नॉट a by d, लेकिन जैसे ही मैंने, मतलब मान लो कोई कैपेसिटेंस है, बीच में हवा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट a by d। लेकिन बीच में अगर मैं कोई डायरेक्टली डाल दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a by d, एंड वी नो k इज अ नंबर ग्रेटर देन 1। तो कैपेसिटेंस बढ़ गई कि नहीं? कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो पहला पॉइंट आप लोग ऐसा करो, इसको दे दो और इसको सेकंड पॉइंट दे दो, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आया तो पहला पॉइंट ये लिखो, ये पॉइंट का ज्यादा थोड़ा सिग्निफिकेंस है। इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, दूसरी बात सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आया कि नहीं? इस चीज को लिख लो बेटा। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि मुझे पता है कि मैं हर टॉपिक में बोलता हूँ, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि डाइलेक्ट्रिक को पूरा इंसर्ट नहीं किया, लेकिन पार्शियली थोड़ा जगह में इंसर्ट किया हुआ है, थोड़ी सी जगह में इंसर्ट किया हुआ है, और बोला है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा? पूरा भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तब क्या होता है बेटा? तब क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट a by d। लेकिन अभी कितना होगा? अभी कितना होगा वो हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो t है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर स्मॉल d है, प्लेट का एरिया a है, डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया a है। डाइलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेट यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेट है, इससे कितना दूरी बनाए हुए हैं? इससे x दूरी में है, और हमारा जो बचा डाइलेक्ट्रिक का लेंथ कितना है बेटा? t। तो ये कितना हो गया? d माइनस टी माइनस एक्स। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये उतना दूरी इससे बनाया हुआ है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस निकालने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि ये वाला जगह तो हवा है, दिस इज एयर, दिस इज ऑल्सो एयर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। ई नेट अपने को पता है क्योंकि थोड़ा इंड्यूस करता है, ये सब सेटअप दोबारा नहीं करवाओ, डायरेक्टली बोलो क्या होता है? ई नेट। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट। हर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, एक ही तरफ होती है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा वीक है। यहाँ पे वीक क्यों है? क्योंकि थोड़ा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा कम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा वीक है, यहाँ पे वापस से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वापस से स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बात है जाती उसी तरफ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है कि कमता है? कमता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पे भी कम होगा, यहाँ से यहाँ पे भी कम होगा, और यहाँ से यहाँ पे भी कम होगा। तो नेट पोटेंशियल अगर मुझे ड्रॉप निकालना है तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। देख, पोटेंशियल कहाँ पे ड्रॉप होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी फ्लो कर रही है, यहाँ भी फ्लो कर रही है, यहाँ भी फ्लो कर रही है, तो तीनों जगह में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो तीनों पोटेंशियल ड्रॉप जगह का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे? जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है, मार्कर बदलने की जरूरत, जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मार्कर फिर से बदलने की जरूरत। देख भाई, V1 क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V by D बताया, डेल्टा V by डेल्टा R बताया था, ठीक है? बताया था कि नहीं? ठीक है, तो ये बता नाम क्या है? यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट। कितना है? E नॉट। यहाँ का डिस्टेंस कितना है बेटा? X प्लस V2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नेट। अच्छा, ई नेट क्या होता है? ई नॉट बाई के। मत भूल बताया था, एक ही फॉर्मूला याद रखना है अपने को, ठीक है? इंटू क्या हो गया बेटा? टी प्लस वो क्या हो गया बेटा? V3 क्या हो गया? ई नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। तो अच्छे से देखेगा, फोन आ रहा है क्या? नहीं, सही है सब कुछ। ई नॉट इंटू एक्स, ई नॉट इंटू माइनस एक्स कैंसिल किया कि नहीं? क्या बचा? ई नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी बचा कि नहीं? प्लस डी माइनस टी बचा कि नहीं? तू मेरे को एक बात बता, दिस इज वी नेट, व्हाट इज ई नॉट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा नॉट बाई
एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज सिग्मा नॉट, व्हाट इज सिग्मा नॉट, एक्सटर्नल चार्ज, जो टोटल चार्ज इस प्लेट में है, टोटल चार्ज इस प्लेट में डिवाइडेड बाई ए। समझ में आया कि नहीं? तो यही चीज आपको दोबारा लिख देनी है, हालांकि मैं लिख ही देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर किस कर रहे हैं भाई, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है। अच्छा, हमारा अगर अच्छे से देखा जाए तो ऐसा कर, एप्सिलॉन नॉट ए को इस तरफ लेके आ जा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू वी को यहां लेके आ जाओ। तो हमने क्या किया, क्यू नॉट को यहीं पे रखा, वी को इस तरफ लेके आ गए और बाकी सारी चीजें उस तरफ लेके चले गए। क्यू नॉट बाई वी क्या है, क्यू नॉट क्या है, टोटल चार्ज, और ये वी क्या है, दिस वी वी नेट, दिस वी वी नेट, वी नेट यानी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। तो टोटल चार्ज या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया, ई नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको ऐसे ही याद रखना है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के करके याद रखोगे। अब कुछ चीज है, पहला चीज ये, दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स क्या है, ये डिस्टेंस, यानी कि आप डाइलेक्ट्रिक को, सेम डाइलेक्ट्रिक को यहां बिठाओ, यहां बिठाओ, यहां बिठाओ, यहां पर, दोनों प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में रखना है, लेकिन आप रिलेटिव मूव करा रहे हो, मतलब इसको ऐसे ऐसे मूव कराओ तो कैपेसिटेंस में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। पहला जवाब, पहला पॉइंट ये डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर के अंदर है तो उसके रिलेटिव पोजीशन से अफेक्ट नहीं होता। कैपेसिटेंस लिख लो, एसर्शन रिटर्न टाइप सवाल में आ जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली बात ये आया हमारा चीज क्लियर। दूसरा बात अगर अच्छा, मैं डिराइवेशन वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, इफ T इक्वल टू डी का मतलब क्या है, T इक्वल टू डी यानी कि जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, यानी कि इसने फुल्ली रिप्लेस कर दिया, इसने क्या कर दिया, फुल हो गया, कंप्लीट फुल हो गया। तो एक बार फॉर्मूला में देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी की जगह भी डी लिखो, डी माइनस टी क्या हो गया, कैंसिल, सॉरी ये प्लस है, आंसर क्या है कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये तो हम यहाँ पे भी ट्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि कोई भी डाउट? नेक्स्ट, अगला चीज, मान ले अगला एक और केस में आपको करा रहा हूं, आप लोग लिखते जाओ साथ में, सारा तो वैसे भी आपको नोट में मिल ही जाएगा। ये मान ले कैपेसिटर है और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक की जगह बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक है, सबका थिकनेस क्या है, T1 T2 T3 T4, सबका थिकनेस अलग अलग है, T1 T2 T3 T4। फॉर्मूला क्या आएगा, देखो फॉर्मूला आएगा आपका, और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग है, K1 K2 K3 K4। आई होप समझ में आ रहा है, डायग्राम भले क्लियर ना हो। पहला डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K1 थिकनेस T1, सेकंड का K2 थिकनेस T2, थर्ड का K3 थिकनेस T3। मत बोलना सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखने का चीज भी नहीं है। T1 T2 T3, इसका थिकनेस T4, इसका K1, इसका K2 एंड सो ऑन। तो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी की जगह क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T बाई के की जगह क्या आएगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। का फॉर्मूला आपका बनता है ऐसा, इसको याद रख लो, इस थ्योरम में इस पे सवाल है, समेशन T प्लस समेशन T बाई के। ये डायरेक्टली आपने लिख दिया। आया समझ में बेटा? नोट डाउन इसको कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, यही जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को प्रूफ करने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या। क्यों ना मैं इस सवाल को अपना प्रीवियस नॉलेज से करूँ। प्रीवियस नॉलेज में याद है मैंने पढ़ाया था डिवाइडर प्रॉब्लम, पिछले वीडियो में डिवाइडर प्रॉब्लम में क्या कराया था कि मैं ऐसा करता हूँ, ये मैंने कैपेसिटर लाया, सॉरी ये मैंने डिवाइडर लाया, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K मानता हूँ, इसका 1 मानता हूँ, इसका 1 मानता हूँ, क्योंकि एयर है ये एयर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस होल सिस्टम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैपेसिटर्स व्हिच आर इन सीरीज, क्योंकि डिवाइडर देख पैरेलल है कि नहीं प्लेट के साथ, तो सीरीज कनेक्शन बनता है, याद है। तो इसका अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा मेरा, K का वैल्यू क्या है 1, K का वैल्यू क्या है K का वैल्यू क्या है 1, इसका थिकनेस क्या है बेटा x, इसका थिकनेस क्या है बेटा T, इसका क्या है D माइनस T माइनस x, सबका प्लेट एरिया A, और तीनों क्या है सीरीज में क्या होता है बेटा इनवर्स है, तो 1 by C net इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3।
1/C1 क्या है? व्हाट इज C1? एप्सिलॉन नॉट A by D, D की जगह क्या आ जाएगा? X प्लस व्हाट इज C2? एप्सिलॉन नॉट A by T, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A। मैंने बताया था कि नहीं, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आता है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K आ जाएगा साथ में, बताया था कि नहीं? जिन्होंने वो उस वीडियो से सवाल प्रैक्टिस किए होंगे उनको आता होगा। C3 क्या होगा? C3 क्या होगा बता? एप्सिलॉन नॉट A by D minus T minus X। तो अच्छे से देखेगा, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यानी ये दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं मैं, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल गया, क्या बचा? D माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस टी बाई, इसको ऐसा कर दे, अरे ये बोर्ड फट गया क्या यहाँ पे, छोड़ो, इसको ऐसा कर दो, T डिवाइडेड बाई K बाई एप्सिलॉन नॉट A। कर सकते हैं कि नहीं? 1/C नेट। तो मेरे को एक बात बता, इसको मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? D माइनस टी प्लस टी बाई के बाई एप्सिलॉन नॉट A 1/C नेट। आधे बच्चों को क्या, पूरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सी नेट यहाँ से आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको जैसे करना है करो, लेकिन एनसीईआरटी या आप जो नॉर्मल बुक फॉलो करते हो उसमें मैंने जो पहले डिराइवेशन कराया था ना वो ज्यादा दिया हुआ है, तो आप इससे भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा आसान होता है। वो वाला दिया हुआ है किताबों में, तो आपको वही वाला फॉलो करो तो बेटर है। ठीक है बेटा, उतार लो। हाँ तो बच्चों, ये जो सवाल ये जेडब्ल्यू मेंस में आया हुआ है, जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी में थोड़ा इजी लेवल का आया था, जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा लेवल का आता है, कठिन नहीं है, लेकिन बच्चे घबरा जाते कि क्या करना है। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बना फॉर द कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या है? एक पार्शियली फील्ड कैपेसिटर है जिसका थिकनेस क्या है? x2 माइनस x1। इस प्लेट से डिस्टेंस है x1, इस प्लेट से डिस्टेंस है x2 और इस प्लेट से इसका डिस्टेंस है d, जो कि क्लियरली मेंशन किया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और हमको पता है कि k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू k की है। बैटरी का वोल्टेज b है और बोला है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफ बनाना है डिस्टेंस के साथ और पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। पहले ये बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्कर बदलना पड़ेगा भाई। ये बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे क्या है बेटा? ई नॉट। यहाँ पे भी क्या है? ई नॉट। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है? ई नॉट। यहाँ पे भी क्या है? ई नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है? ई नॉट बाई के। यहाँ पे ई नेट होती है कि नहीं, पता है कि नहीं? और मैं बताया था हर बार कि बेटा ई नेट इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट बाई के, बता चुका हूँ। ठीक है, बाबा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ई नॉट बाई के। अब मेरे को पता है कि पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म। बताया था कि नहीं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म होती है, डिस्टेंस के साथ डिपेंड नहीं करती। बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोबारा बता देता हूँ यार, ई नॉट इक्वल टू क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है क्या भाई? किसी डिस्टेंस क्या, कौन से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? कुछ है क्या? डी एक्स कुछ है क्या? कुछ नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, तो इट इज यूनिफॉर्म। तो x1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट। इनफैक्ट x2 से लेकर d तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? ई नॉट। दिस इज ई नॉट। अब मेरे को ये बताना है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से ज्यादा होगी कि कम होगी? तो खुद बता, ई नॉट से ज्यादा होगी कि कम होगी? ई नॉट से ज्यादा होगी कि कम होगी? खुद सोच। k की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमेशा 1 से ज्यादा। k की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? ज्यादा। तो ई नॉट बाई के क्या होगा? कम। देख, तेरे को अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली बेसिक से सोच। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वीक होगी ना भाई। क्यों वीक होगी? क्योंकि अंदर में एक्सटर्नल को इंटरनल अपोज कर रहा है ना थोड़ा, तो अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी कमजोर होगी कि नहीं? पहले ही बता चुका हूँ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो एक्सटर्नल को क्या कर रही है? इंटरनल जो बन रही है वो एक्सटर्नल को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कमजोर होगी, थोड़ी सी कमजोर होगी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक ज्यादा बढ़िया है, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू क्या होगी? अगर डाइलेक्ट्रिक बहुत मजबूत है तो के की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। के की वैल्यू ज्यादा होगी तो ई नॉट बाई के और कम होगा, ये और कम हो जाएगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, ये बता, व्हाट इज पोटेंशियल? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सिंपली V बाई आर लिखो, इसको अपने को पता है ये वाला चीज। V बाई आर इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक्स लिखते हैं भाई। एक्चुअली माइनस होता है, व्हाट डज माइनस इंडिकेट कि पोटेंशियल घट रहा है। तो मेरे को एक बात बता, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है? V। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है? 0, क्योंकि नेगेटिव प्लेट क्या है? ग्राउंडेड।
और पॉजिटिव प्लेट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V से 0 तक होगा, यानी कि एट डिस्टेंस D पोटेंशियल क्या है 0। क्यों 0? क्योंकि वो ग्राउंडेड है, वहां पे ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया 0, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है V का। V का क्यों क्योंकि बैटरी V की है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बेटा V, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल V है। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा सोच व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्लोप ऑफ Vx ग्राफ, और वी कैन से नेगेटिव स्लोप ऑफ Vx ग्राफ, यानी Vx ग्राफ का जो नेगेटिव स्लोप है वो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा पोटेंशियल का ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, यहाँ पे E0 से E0 सबसे ज्यादा, E0 ज्यादा है तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि ग्राफ ज्यादा खड़ा होगा, यानी ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ग्राफ हमारा थोड़ा सा, मैं इसको बनाता हूँ, एक बार मैं ग्राफ देखो बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दूंगा। पहले मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। मैथमेटिकल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव स्लोप ऑफ Vx ग्राफ, सबको पता है, ठीक है, E इक्वल टू माइनस dV/dx होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो स्लोप ऑफ Vx ग्राफ भी क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि खड़ा होगा। मैं शायद थोड़ा ज्यादा फास्ट बोला, थोड़ा स्लो बोलता हूँ। फर्स्ट रीजन यानी कि 0 से लेकर x1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 एंड इट इज व्हाट कांस्टेंट, यानी कि 0 से लेकर x1 तक स्लोप ऑफ Vx ग्राफ विल बी व्हाट कांस्टेंट। स्लोप ऑफ Vx ग्राफ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप ऑफ Vx ग्राफ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बात एक ही है। तो स्लोप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ Vx ग्राफ भी क्या होगा कांस्टेंट। किस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कांस्टेंट होता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसका जो स्लोप होगा वो ऐसा आएगा, थोड़ा सा मैं, ये बात समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट ये वाला रीजन x1 से लेकर x2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यानी स्लोप ऑफ Vx ग्राफ भी कम होगी, यानी कि ग्राफ उतना लेटा हुआ होगा, मतलब देख स्लोप ज्यादा यानी कि ग्राफ खड़ा, स्लोप कम यानी कि ग्राफ लेटा हुआ, पता है ना, ये कम स्लोप या ज्यादा स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, स्लोप कम, तो स्लोप देख थोड़ा लेटा हुआ हो गया। और आखिर में क्या है, आखिर में वही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो उसका स्लोप भी क्या होगा ज्यादा। और अच्छे से देखेगा तो पहला और आखिरी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो पहला और आखिरी का स्लोप भी सेम। ये बात समझ में आया कि नहीं, अब मैं तुम लोग को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तुम लोग देखोगे तो 0 से लेकर x1 तक पोटेंशियल बहुत ज्यादा गिरा है, यहाँ पे कम गिरा है, यहाँ पे और ज्यादा, फिर से ज्यादा गिरा है, यहाँ पे क्या है ज्यादा क्यों ज्यादा गिरा, ये बता। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है कि नहीं, ये सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, अब मेरी एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल गिरता है तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोटेंशियल गिरेगा ना। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है E0, तो पोटेंशियल ज्यादा गिरेगा ना, इसलिए स्लोप ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो पोटेंशियल कम गिरेगा ना, इसलिए कम गिरा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर से स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्ट्रांग है, तो फिर से ज्यादा गिरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ का V है, यहाँ का V1 है, और यहाँ का मान ले V2 है, क्योंकि पोटेंशियल घटते हुए आएगा। मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट, ये 7 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट, कुछ ऐसे ही होगा, पोटेंशियल घटते हुए आएगा। तो V1 क्या होगा बेटा, ये होगा, ये क्या होगा V2, और आखिरी क्या है बेटा 0। समझ में आया कि नहीं, इस तरह ग्राफ होता है। अब जेडब्ल्यू मेंस में एक बार ग्राफ आया था, अंदर में 2 कैपेसिटर दे दिया था, तो वो सवाल आपको पास्ट ईयर जेडब्ल्यू या पास्ट ईयर एनएलटी पता नहीं किसी एक किताब में मिल जाएगा, निकालो और खुद से सॉल्व करो। 4 ग्राफ दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। उसमें तो और आसान था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया हुआ था, पोटेंशियल का ग्राफ तो भैया सिर्फ मेंस में आता है, एनडब्ल्यूटी में कहाँ आएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन इसको कर लो आप लोग।